देख रहे हैं हमारा चैनल टारगेट विद 24/7। ठीक है, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड महामारी के चलते सभी कोचिंग सेंटर को बंद करने के आदेश दे दिए गए, तो मैं जहाँ तक ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ वहाँ से आई क्लासों को ऑनलाइन आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपसे पहले हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जो आर्टिकल 74 के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भारत के अंदर क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। देखो मंत्रिपरिषद होता क्या है, मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रपति को सलाह देने की एक समिति होती है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान या मुख्य कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, इधर देखिए मंत्री परिषद। ठीक है, इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री। इसके अलावा इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं हमारे राज्य मंत्री और एक होते हैं हमारे उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री हम इसमें देखते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है, तो मंत्री परिषद 3 प्रकार के होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, जो मुखिया होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होते हैं हमारे उप मंत्री। तो ठीक है, अब हम समझ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति। ठीक है, जिसका प्रधान या मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या होता है, मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है कि उसका अस्तित्व सदैव होगा, कि मंत्रिपरिषद कभी भंग नहीं हो सकता, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो ऐसा है कि हमने भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत ये नहीं पढ़ा है अभी तक कि भारत में मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, कि भारत में इस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद नहीं होगा, ऐसा कहीं भी प्रावधान हमें नहीं मिला है। तो मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है कि उसका अस्तित्व सदैव होगा, मतलब उससे कभी भंग नहीं किया जाता। देखिए भारतीय संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल, ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है अभी तक, ऐसा कोई उपबंध नहीं मिला है जहाँ कहा गया हो कि भारत में मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा और प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ऐसा भी कहीं पर कोई उपबंध नहीं कि भारत में मंत्रिपरिषद का जब समाप्त हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का पद भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कुछ प्रावधान है जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और ज्यादातर फैक्ट लिए हैं, वो फैक्ट इस तरह की जैसे कि ज्यादातर एग्जाम्स में, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्न को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयत्न किया। देखिए कुछ नोट में हमें फैक्ट देखनी है। नोट में क्या देखना है नोट 1 है कि संघीय स्तर, संघ क्या होता है, केंद्रीय स्तर। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति सीधे शासन करे, इसके बारे में कोई उपबंध नहीं मिलता है। अब देखिए केंद्र में राष्ट्रपति सीधा शासन कब कर सकता है, जब प्रधानमंत्री का पद नहीं हो। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई उपबंध नहीं है हमारे भारत संविधान के अंतर्गत कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना हो या मंत्रिपरिषद ना हो। जब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होंगे तो राष्ट्रपति सीधा तो नहीं कर सकता। तो हम पहले नोट में बड़े आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि संघीय स्तर पर राष्ट्रपति सीधे शासन करे, इसके बारे में कोई उपबंध नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे नोट के बारे में बात करें। देखिए जहाँ हमने पढ़ा कि संघ में, ये संघीय स्तर पर जो राष्ट्रपति है वो सीधे शासन नहीं कर सकता, लेकिन वहीं हम पढ़ रहे हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के ठप हो जाने पर आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति सीधे शासन कर सकता है। तो आर्टिकल 56 हमें ये उपबंध जो आर्टिकल 56 है ये बताता है कि राष्ट्रपति है वो शासन कर सकता है राज्य में। कब कर सकता है, जब संवैधानिक तंत्र ठप हो जाए, मतलब जो मुख्यमंत्री है उसकी सरकार गिर जाए राज्य के अंदर, तब राष्ट्रपति 356 आर्टिकल के तहत सीधे शासन कर सकता है। जबकि संघ में संवैधानिक तंत्र के ठप हो जाने पर राष्ट्रपति सीधे शासन करे, इसके बारे में कोई बंद नहीं मिलता, क्योंकि संघ में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के जो पद है वो ये मंत्रिपरिषद को भंग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि राष्ट्रपति सीधे शासन केंद्र में नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में समझाने का प्रश्न किया, आप लोग समझ गए होंगे, और जो फैक्ट मैंने बोले हैं या इस पर लिखकर मैंने दर्शाए हैं उनको एक अच्छे से नोट्स में तैयार करें, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कारगर होगा। इससे आगे आप देखिए पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अभी देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए जैसा कि आर्टिकल 74 में बताया गया मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 75, ठीक है, 75 के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, आप प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रधानमंत्री के पद को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या देखना है हमको।
देखिए हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 75 के अंतर्गत बताया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 75 में क्या होता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसमें राष्ट्र की सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होंगी। देखिए वैसे हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, परंतु अधिकतम कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, जो प्रधान होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो हम आर्टिकल 75 में बताया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्र की सभी कार्यकारी शक्तियां जो इसमें प्रधानमंत्री के पद में निहित होंगी। परंतु हम पहले पढ़ चुके हैं कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, परंतु अधिकतम कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री जो होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जब उनकी नियुक्ति कर देता है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब अपने समय के अनुसार जो 5 वर्ष की समय अवधि होती है, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का रहता है, तो वह 5 वर्ष तक अपने पद पर प्रसाद प्रयत्न बना रहता है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति किसको चुनते हैं, किस व्यक्ति को चुनते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे बहुमत दल का नेता, वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। वो राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होगा। अगर सदस्य नहीं है, अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य वो नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अध्यक्ष नहीं सॉरी सदस्य बनना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को, जिस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं, या तो वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य पहले से हो, अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इनकी शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, अब शपथ कौन दिलाएगा, शपथ जो दिलाते हैं वो इनकी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि राष्ट्रपति जो है, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो इनको चुन रहा है, किसको चुन रहा है, प्रधानमंत्री पद के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए बहुमत दल मतलब जो दल बहुमत प्राप्त करके ज्यादा सीटें, ज्यादा एमपी चुनता है, या ज्यादा एमपी की सीटें जिसकी आती हैं, उसी दल के एक व्यक्ति को उस दल का नेता चुन लेते हैं और उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं हमारे, ठीक है, जो जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में हम प्रत्यक्ष मतदान करते हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, किस पार्टी का प्रधानमंत्री हमें चाहिए होता है। तो हम वोट करते हैं एमपी के लिए, जो सांसद होते हैं, और सांसद जिस दल के लिए ज्यादा सांसद प्राप्त होते हैं उसी दल के जो व्यक्ति है, जो नेता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। आप बात समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब शपथ भी दिलाता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त भी करता है और उसने यही बताया कि उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है और 6 माह, अगर वो नहीं है सदस्य तो 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह बहुमत दल के नेता को 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहे। ऐसा नहीं कि वह हमने सोच लिया कि हाँ बहुमत प्राप्त कर लिया, नहीं, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी है कि 1 माह के भीतर वो अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है प्रधानमंत्री के लिए। अब देखिए प्रधानमंत्री जो होता है, जो प्रधानमंत्री का पद हम पढ़ा चुके, उस प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, वो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए आपसे पहले काफी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। पूछा जाए आपसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग पूछे, योजना आयोग पूछे, राष्ट्रीय विकास परिषद पूछे या अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद पूछे, अगर इनका पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो वाइज्जत हम आराम से बता सकते हैं कि हाँ, जो योजना आयोग, नीति आयोग या
राष्ट्रीय विकास परिषद या अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो काफी सारे फैक्ट मैंने बताने का प्रयत्न किया, आप लोग समझ रहे होंगे और एक बेहतर नोट तैयार कर रहे होंगे। देखिए आगे, तो इसके अलावा जितनी भी देश के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित होती हैं, उन सबको जो प्रभावी योग्यता रहती है, जो प्रभाव रहता है, वो प्रधानमंत्री का रहता है। ठीक है, तो देश के विकास से संबंधित, देखिए देश को आगे बढ़ाने की दिशा में, देश के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं आती हैं, उन सब में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है। तो देखिए इसको एक भाषा के अंतर्गत लिखें तो क्या हो जाएगा कि देश के विकास से संबंधित, देश के विकास से संबंधित प्रत्येक योजना में, जितनी भी योजनाएं देश के विकास के लिए आती हैं, ठीक है, तो देश के विकास से संबंधित प्रत्येक योजना में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है। तो प्रधानमंत्री ही उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, ये हमें पता लग चुका। अब देखिए जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा भारत के अंदर, प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा उसको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। ठीक है, पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात आती है कि भारत का नागरिक होना उसको अनिवार्य है। नंबर 2, भारत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो। जिस व्यक्ति को हम या बहुमत दल के जिस नेता को हम या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, वो भारत की मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित होना चाहिए, वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। उसके अलावा तीसरी योग्यता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उससे पहले हम यहाँ भी बता चुके हैं इस बात को कि बहुमत दल का नेता जो राष्ट्रपति चुनते हैं वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। वैसे यहाँ पे योग्यता है उसकी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य उसको होना अनिवार्य है। देखिए आयु सीमा की अगर बात करें तो 25 वर्ष से कम की आयु का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। अब देखिए अधिकतम आयु सीमा भी बता दी गई है प्रधानमंत्री के पद हेतु। तो 64 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अब भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में मैंने काफी सारे फैक्ट बताने का प्रयत्न किया है और आप लोगों के बेहतर नोट बनाए तो मैं मानता हूँ कि काफी हद तक आपको वीडियो मतलब सहायक सिद्ध होगा आपकी स्टडी के लिए। तो आप स्टडी करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।